हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 20 पे है, जो हम सीरीज़ कर रहे हैं बिजनेस लॉ का, जिसके अंदर हम एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा रहे हैं। उसका ही चैप्टर नंबर 25 इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम है सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है तो उसके लिए किसको सूट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए सू कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए केस डाल सकते हैं, डैमेज के लिए, प्राइस के लिए, किस चीज़ के लिए, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो, सेलर्स रेमेडी यानी देखो, अगर सेलर जो है बायर के पास अपने डिलीवरी भेजता है चीज़ों की, और जो बायर है रेपुडिएट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, ही नाइदर एक्सेप्ट, डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता और या फिर उसके लिए पेमेंट नहीं करता। द लॉ प्रोवाइड द फॉलोइंग रेमेडीज टू द सेलर। सेलर को बहुत सारी रेमेडी प्रोवाइड करता है। देखो कौन कौन सी रेमेडी है। फर्स्ट है सूट फॉर प्राइस। अगर देखो सेलर जो है गुड्स उसको प्रोवाइड कर देता है लेकिन वो पेमेंट नहीं करता, या पेमेंट की को प्राइस जो है उसको पेमेंट नहीं करता, और काफ़ी टाइम बाद, मतलब जो ड्यू डेट निकल जाती तब तक पेमेंट नहीं आती, तब तो क्या कर सकता है सेलर उसको प्राइस के लिए सू कर सकता है। ठीक है। सूट फॉर प्राइस ऑन नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो सेक्शन 55(2) so the Sales Goods Act stipulates that if the payment for the goods is to be made by a certain date irrespective of the fact whether or not the goods have been delivered, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर पेमेंट आ जानी चाहिए थी 5 तारीख को, चाहे डिलीवरी हुई है या नहीं हुई। एंड द बायर नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट, और बायर ने उस टाइम तक वो पेमेंट नहीं करी, द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर नॉन परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट। स्यू कर सकता है नॉन परफॉर्मेंस के लिए। डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर देखो सेलर ने डिलीवरी भेजी, उसने एक्सेप्ट नहीं करी और वापस उसको भेज दी, तो क्या हुआ जो भी उसको उसके लिए डैमेज होगा ना सेलर को, वो उसके लिए स्यू कर सकता है नॉन एक्सेप्टेंस के लिए उसको, बायर को। अब बायर के पास भी कुछ रेमेडीज होंगी। मान लो बायर अगर सेलर कोई डिफॉल्ट करता है तो बायर के लिए भी तो रेमेडी होनी चाहिए। तो बायर के पास क्या कौन कौन सी रेमेडी। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों पार्टीज एग्री हो गई कि हाँ ये डिलीवरी मुझे दे देना इतने टाइम पे, और आप मेरे से आप पेमेंट ले लेना, लेकिन सेलर ने डिलीवरी ही नहीं करी, तो ना डिलीवरी ना होने की वजह से जो भी डैमेज होगा बायर को वो स्यू करेगा उस डैमेज के लिए सेलर को। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर हैज अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द सेलर। अगर वो डिलीवरी करने से मना करता है तो सू कर सकता है उसको। द कोर्ट में इफ इट फील्स द बायर रिक्वेस्ट टू बी लेजिटिमेट अंडर द सर्कमस्टांसेस डेक्री दैट द सेलर कंडीशनली और अनकंडीशनली परफॉर्म वट ही हैज़ कमिटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो अगर कोर्ट उसको लियाबल कर सकता है, चाहे कंडीशनल लगा करे चाहे अनकंडीशनल लगा करे, कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, कमिट जो किया था वो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर देखिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई वारंटी थी और वो सेलर ने वारंटी को कंप्लीट नहीं किया, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो रेपुडिएट नहीं होगा, लेकिन जो भी क्लेम होगा, डैमेज होगा बायर को उस वारंटी ना कंप्लीट होने की वजह से, वो सेलर को सारी डैमेज क्लेम करना पड़ेगा। आगे है कंपेंसेशन फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी क्या होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब कि ड्यू डेट से पहले ही अगर ब्रीच कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके लिए कंपेंसेशन। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60, वेयर ब्रीच इज कमिटेड इन द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द अदर, मतलब कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए अगर ब्रीच कर दिया गया एंड द अदर पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्रीच, और अदर पार्टी रिफ्यूज कर देती है कि हम इस ब्रीच को एक्सेप्ट नहीं करते, द एग्रीड पार्टी कैन वेट टिल द डेट ड्यू फॉर द परफॉर्मेंस। द एग्रीड पार्टी जिसको डैमेज हुआ है वो वेट करेगी ड्यू डेट का, परफॉर्मेंस की, एंड देन फाइल ए सूट। ड्यू डेट के बाद फिर अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो वो सूट फाइल करेगी अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी, और टेक द ब्रीच टू बी रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइल ए सूट फॉर द डैमेज। और उसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी, रेपुडिएट करेगी और डैमेज के लिए सू करेगी सेलर को। ठीक है, ये सारे राइट्स या रेमेडीज हो गई बायर्स की। आगे है सेल बाय ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है, बोली लगना। बोली, अगर बोली के थ्रू सेल होती है, कैसे होती है। ए सेल बाय ऑक्शन इज ए पब्लिक सेल, पब्लिक में सेल हो रही है, वेयर द गुड्स आर ऑफर्ड टू सोल्ड टू द बायर। एक गुड्स है वो ऑफर कर रहे हैं बायर को सेल करने के लिए, हु ऑफर्स द हाईएस्ट प्राइस फॉर द गुड्स, जो सबसे ज़्यादा
प्राइस बोलेगा उस गुड्स का और मेक द हाईएस्ट, सबसे बड़ी बोली लगाएगा, हाईएस्ट बिड लगाएगा। द पर्सन इनवाइटिंग द बिड इज कॉल्ड द ऑक्शनर। जो इनवाइट कर रहा है बिड को वो ऑक्शनर होता है, यानी जो ऑक्शन के थ्रू सेल कर रहा है वो ऑक्शनर होता है। और हु एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेलर, या सेलर के एजेंट के रूप में वर्क कर रहा होता है, ऑक्शनर होता है वो। ए सेल बाय ऑक्शन इज अ पब्लिक प्रोसीडिंग, पब्लिक प्रोसीडिंग है इन विच द ऑक्शनर इनवाइट द प्रोस्पेक्टिव बायर। बहुत सारे जो प्रोस्पेक्टिव बायर हो सकते हैं हमारे आने टाइम में, उसको इनवाइट करता है, जो compete फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स को परचेज करने के लिए वो आपस में compete करें। बीइंग ऑक्शन बाय गिविंग सक्सेसिव ऑफर्स ऑफ द प्राइस दे आर विलिंग एंड रेडी टू पे फॉर द, कि वो सारे अपने अपने सक्सेसिव ऑफर दें कि वो कितने प्राइस पर कितने प्राइस देने के लिए इस गुड्स को लेने के लिए कितना प्राइस देने की विल रखते हैं। द ऑक्शन इज हेल्ड एट प्री डिटरमाइंड प्लेस एट प्री डिटरमाइंड टाइम। जो ऑक्शन है वो होता है प्री डिटरमाइंड, पहले से प्लेस डिटरमाइन होता है और प्री डिटरमाइंड टाइम भी इसको डिटरमाइन होता है, सो दैट प्रोस्पेक्टिव बायर्स कैन कम, ताकि जो जो चाहने वाले जो आने वाले बायर हो सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स, वो आ सकें, इंस्पेक्ट द गुड्स को इंस्पेक्शन कर सकें एंड मेक देयर बिड, और बिड लगा सकें। द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और बायर्स मेक देयर बिड्स एंड द ऑक्शनर एक्सेप्ट द हाईएस्ट बिड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं वो अपनी बिड्स लगाते हैं जितना उनको सही लगता है, और जो ऑक्शनर है जो हाईएस्ट बिड लगती है उसको एक्सेप्ट करता है। और द साइलेंट फीचर ऑफ ऑक्शन, देखो साइलेंट फीचर क्या है ऑक्शन के। द ऑक्शनर इनवाइट्स अ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। ये देखो ऑक्शन वाला जो सेल बाय ऑक्शन है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 और 4 मार्क्स के अंदर, तो अच्छे से कर लीजिएगा। देखो फीचर्स क्या हैं। The auctioneer invites the prospective buyers to make a bid for the goods being auctioned. Prospective buyers को invite करता है कि भाई वो बिड लगाएं जो भी गुड्स है उस जो ऑक्शन में रखी गई है उसके रिगार्डिंग। द इन्विटेशन टू बिड इज इन द पब्लिक गैदरिंग। जो इन्विटेशन होगा बिड लगाने का पब्लिक गैदरिंग के अंदर होगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स बीइंग ऑक्शन इन अनाउंस्ड पीरियड टू द ऑक्शन। ऑक्शन से पहले जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन है वो अनाउंस की जाएगी, ये गुड्स ऐसी है, इस गुड्स से ये होता है, जो भी है, ठीक है। द ऑफर्स मेड बाय द प्रोस्पेक्टिव बायर्स आर बाय बिडिंग। जो ऑफर्स है, जो बायर्स जो ऑफर देंगे वो किसके थ्रू देंगे, बिड के थ्रू, ठीक है, बिड लगाएंगे, बोली लगाएंगे। द ऑक्शनर मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद द हाईएस्ट बिडर। जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, जिसने हाईएस्ट बोली लगाई है, उसके थ्रू क्या होगा, ऑक्शन होगा। हाँ जी, आगे देखिए। द रूल्स रेगुलेटिंग द सेल्स बाय ऑक्शन आर कंटेन्ड इन सेक्शन 64 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड आर एज अंडर। देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 64 में जो ऑक्शन से रिलेटेड जो सेल्स होती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि देखो इसमें हाईएस्ट बिड होती है लेकिन उसको रेगुलेट भी तो करना है ना, किस तरीके से रेगुलेशन, उसके लिए देखो सबसे फर्स्ट रूल है सेक्शन 64(1) स्टिपुलेट दैट व्हेन द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल आर इन लॉट्स, अगर लॉट्स में है, ईच लॉट ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सारा जो हर एक जो लॉट है वो सब्जेक्ट मैटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 द सेल इज डीम्ड टू बी कंप्लीट। सेल मानी जाएगी कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर। जब ऑक्शनर अनाउंस कर देगा कि सेल कंप्लीट हो गई है और वो फॉल ऑफ हैमर गिराएगा, और इन एनी अदर मैनर दैट इज प्रैक्टिस दैट टिल द ऑक्शनर मेक सच अनाउंसमेंट। जब तक ऑक्शनर अनाउंसमेंट नहीं करता तब तक जो है सेल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। द बिडर्स फॉर द गुड्स हैव द राइट टू मेक देयर बिड्स। बिडर्स के पास राइट होता है कि जब तक अगर सेल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी उनके पास राइट होता है कि वो बिड लगाते जाएं। सेक्शन 3 है, वो 64 का सेक्शन 3 है, लेज डाउन दैट द राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय। जो बिड है एक्सप्रेसली होनी चाहिए बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर के बिहाफ पे। इफ द राइट इज सो रिजर्व बाय द सेलर, अगर राइट रिजर्व सेलर ने कर रखा है, नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर मे बिड एट द ऑक्शन। सेलर ही कर सकता है या सेलर को एजेंट कर सकता है या उसके बिहाफ पे जो भी काम कर रहा है वही बिड लगा सकता है। अकॉर्डिंग टू बिड नहीं मतलब ऑक्शन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 4 वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ राइट टू बिड बाय द सेलर और any person nominated by him। जब सेल नोटिफाई नहीं हुई टू सब्जेक्ट टू अ राइट टू बिड, कि बिड का अधिकार नहीं मिला बाय द सेलर के, तो और एनी पर्सन यानी कि सपोज कीजिए सेलर ने नोटिफाई ही नहीं किया पहले बिड के लिए कि भाई ये ऑक्शन होगा, इट विल बी डीम टू बी फ्रॉडुलेंट एक्ट, उसको फ्रॉडुलेंट एक्ट माना जाएगा इफ द सेलर और हिज नॉमिनी मेक्स अ बिड इन द ऑक्शन। देखो
पहले सपोज करो सेलर ने ऑक्शन लगाई है, ठीक है। ऑक्शन लगाने में सेलर का ही कोई बंदा है जो बिड लगा रहा है। तो बिड किस लिए लगा रहा है वो? इसलिए लगा रहे ताकि जो मान लो सपोज करो उसने हाई सेलर ने अपना बंदा बिड लगाने के लिए खड़ा कर रखा है बाहर। उसने लगाया बिड 4 लाख रुपए, सामने वाले किसी और पर्सन लगाया 5 लाख। फिर वो जानबूझ के प्राइस को बढ़ाने के लिए वो उसने बोला 6 लाख, आगे बोलता है 7 लाख, उसने बोला 8 लाख, उसने 9 बोला 9। तो प्राइस को बढ़ाने के लिए अपने नॉमिनी अगर कोई उसने खड़ा कर रखा है सेलर ने ऑक्शन के अंदर, तो वो क्या होगा? फ्रॉडुलेंट एक्ट माना जाएगा। According to section 64(5), an announcement may be made before the auction about the reserved or upset price of the goods। announcement आपको पहले ही auction की करनी पड़ेगी रिजर्व्ड और ऑफसेट प्राइस की। दिस इम्प्लाइज दैट अ सेलर टू सेफगार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ए पॉसिबल लॉस, ए पॉसिबल लॉस से अपने आप को बचाने के लिए एक अपसेट और रिजर्व प्राइस तो पहले ही डालना पड़ेगा, वहाँ से वो शुरू होगा। स्पेसिफाई मिनिमम प्राइस जो होगा गुड्स का वो प्रॉपर डालना पड़ेगा, यहाँ से शुरू होती है ऑक्शन। इफ द बिड्स आर बिलो द रिजर्व प्राइस, अगर रिजर्व प्राइस से बिलो होंगे, द ऑक्शनर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी बिड, तो ऑक्शनर बाउंड नहीं है कि उस बिड को एक्सेप्ट करे, क्योंकि अपसेट और रिजर्व प्राइस तो डाला हुआ है ताकि उसको लॉस ना हो। अगर उस अपसेट और रिजल्ट प्राइस से नीचे की बिड आती हैं तो वो उसको जरूरी नहीं है कि वो उस बिड्स को एक्सेप्ट करे। सेक्शन 64(6) स्टिपुलेट दैट इफ द सेलर द ऑक्शनर मेक यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, the buyer reserve the right to repudiate the sale, the sale become voidable at the option of the buyer। जो सेल है बायर के ऑप्शन से वॉइडेबल हो जाएगी अगर बिड रियल में नहीं हो रही, प्रिटेंड किया जा रहा है बिड लगाने को, तो बायर के पास ऑप्शन है कि रेपुडिएट कर सके कॉन्ट्रैक्ट को। द पर्सन हुज बिड इज एक्सेप्टेड इन द ऑक्शन, जिसकी बिड एक्सेप्ट होगी ऑक्शन में, बिकम्स ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की पार्टी बन जाएगी। एंड इज लॉफुली बाउंड टू पे द प्राइस, और वो कानून के थ्रू बाउंड हो जाएगा कि वो प्राइस को पे करे। ही हैज़ बिडन फॉर द गुड्स, गुड्स के लिए जो उसने दिए हैं पैसे। इफ़ ही डिफॉल्ट्स इन मेकिंग सच पेमेंट, अगर वो पेमेंट नहीं देते, द ही इज़ लेबल टू द ऑक्शनर टिल सच टाइम एज द गुड्स आर सोल्ड, जब तक गुड्स बेची नहीं जाए तब तक वो उसके लिए लेबल रहेगा। एनी लॉस दैट द ऑक्शनर माइट बी पुट इन द सेलिंग द गुड्स बिकम द लायबिलिटी ऑफ द बिल्डर, कोई जो भी लॉस ऑक्शनर को हुआ है पेमेंट ना देने की वजह से, सारी जो लायबिलिटी बनती है वो बिल्डर की बनती है। इम्प्लाइड वारंटी इन सेल बाय ऑक्शन, अब देखो ऑक्शन के थ्रू हमने सेल किया है, उसमें इम्प्लाइड वारंटी क्या बनती है? द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड वारंटी इन द सेल बाय ऑक्शन। द ऑक्शनर इज डीम्ड टू हैव द लॉफुली राइट टू सेल द, भाई ऑक्शनर ये माना जाएगा कि जो ऑक्शनर पर्सन है उसके पास लॉफुली राइट है उस चीज़ को बेचने का, ठीक है। द ऑक्शनर इज डीम टू बी अनअवेयर ऑफ द डिफॉल्टेड ऑनरशिप ऑफ गुड्स ऑफ सेलर, अगर जो सेलर है, मान लो ऑक्शनर है, वो सेलर के बिहाफ पे सेलिंग कर रहा है, ऑक्शन कर रहा है, लेकिन वो अनअवेयर है, ये मान के चलेंगे, इम्प्लाइड वारंटी हो गई यहाँ पे कि मान के चलेंगे कि अगर सेलर की डिफॉल्टेड ऑनरशिप है तो उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता ऑक्शनर को। इफ़ द लेटर्स ऑनरशिप इज डिफॉल्टेड, अगर उसको पता है कि भाई ऑनरशिप जो है डिफॉल्टेड है सेलर की, फिर भी वो ऑक्शन कर रहा है उसको, तो फिर वो क्या होगा? डिफॉल्टेड माना जाएगा। द बायर इज डीम टू बी एक्वायर ए गुड टाइटल टू द गुड्स आफ्टर ही हैज पेड द बिड प्राइस, जब बायर बिड प्राइस पे कर देगा तो उसके पास गुड टाइटल में वो गुड्स आ जाएंगी, ठीक है। नॉकआउट एग्रीमेंट, नॉकआउट एग्रीमेंट क्या होता है? एक नॉकआउट एग्रीमेंट रेफर्स टू द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑक्शनर एंड द बिडर विच बिकम्स ऑपरेटिव व्हेन द ऑक्शनर नॉक्स डाउन द हैमर टू सिग्निफाई द बिड ऑफ द बायर ऑफ द गुड्स। Such agreement, unless it is done to defraud or misguide a third party, is a valid agreement. The seller has the right to claim the agreed price of the goods under such agreement। नॉकआउट एग्रीमेंट क्या होता है? जब जो हमारा ऑक्शनर है बिड को इनवाइट करता है और उसको लगता है कि हाँ ये बिड सही है, बिड इतनी लास्ट की आ गई है, और वो क्या करता है? नॉकआउट कर देता है हैमर को, अपने हथौड़े को नीचे नॉकडाउन कर देता है, तो यानी ये माना जाता है, नॉकडाउन कर दिया अगर हथौड़े को, दैट मीन्स ये माना जाता है कि यहाँ पर ये सेल हो गई और इस बिल्डर को ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये अब क्या होता है? देखो नॉकआउट एग्रीमेंट रेफर टू एग्रीमेंट होगा बिटवीन द ऑक्शनर के बीच में और बिडर के बीच में, विच बिकम्स ऑपरेटिव होगा कब ऑपरेटिव होगा? व्हेन द ऑक्शनर नॉक्स डाउन द हैमर टू सिग्निफाई द बिड फॉर द बायर, बायर के लिए बिड को उसने बायर की बिड के लिए उसने नॉक डाउन कर दिया अपने हैमर को ऑफ द गुड्स के लिए। सच एग्रीमेंट अनलेस इट इज़ डन टू बी डिफ्रॉड और मिसगाइड थर्ड पार्टी, ये एग्रीमेंट
जब तक कि किसी पर्सन को फ्रॉड नहीं कर रहा हो, मिसगाइड ना कर रहा हो थर्ड पार्टी को, तो वैलिड एग्रीमेंट है। अगर फ्रॉड करने के लिए कर रहा है तो इनवैलिड होगा। द सेलर हैज़ द राइट टू क्लेम द एग्रीड प्राइस ऑफ द गुड्स अंडर सच। सेलर को राइट होता है कि जो एग्रीड प्राइस है वो क्लेम करने का इस एग्रीमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25 सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।